ओके, सो फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम आपको चाहिए यहाँ पे, एचसीएफ एंड एलसीएम आपको ये वेरीफाई भी करना है, ठीक है। 336 और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। आप एचसीएफ को कौन से दूसरे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। और एचसीएफ को फाइंड करने का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसको अगर हम फॉलो करें तो हाउ विल बी डू इट। तो 336 है भाई साहब, तो 336 आपका देखो 336, ठीक है, इसको करो भाई साहब डिवाइड, ये 2 से जाएगा, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 21 जा 3 7 जा 7 1 जा। रिमेंबर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ पे आप बोलेंगे मैं इसको सीधा 16 से डिवाइड करूँ ना, कर सकते हैं डिवाइड, लेकिन प्राइम फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। ये नंबर जो है 2 और 3 ये आपके प्राइम नंबर्स हैं, तो यू विल हैव टू डू अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ओके, 336 को बच्चा पार्टी अपन क्या लिख सकते हैं, 2 1 2 3 4, 2 raised to 4 into 3 into 7, can we write this? Yes, 1 2 3 4 into 3 into 7, क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब। 54, 54 को करते हैं भाई साहब, तो ऑब्वियसली इवन नंबर है, डिविजिबल बाय 2, 2 27 3 9 3 3 3 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 54 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 into 3 का क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, सो व्हाट विल बी एचसीएफ, एचसीएफ में हम ये वाला देखेंगे और ये वाला देखेंगे, इसमें स्मॉलर कौन सा है आपका 3, ये वाला देखेंगे और ये वाला देखेंगे, इसमें स्मॉलर कौन सा आपका 2, तो 3 into 2 दैट इज 6 विल बी एचसीएफ। एलसीएम में लार्जर वाला देखेंगे, और जैसे यहाँ पे आपका अगर मुझे 7 लिखना हो तो 7 रेज टू 0 लिख सकते हैं, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो यहाँ तो 7 है यहाँ नहीं है, अगर मुझे लिखना हो तो 7 रेज टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी इसमें लार्जर, एलसीएम में लार्जर कौन है भाई साहब, 2 रेज टू 4, ठीक है। 3 क्यूब और 3 में लार्जर कौन है, 3 क्यूब, 7 रेज टू 1 एंड 7 रेज टू 0, कौन लार्जर है, 7 रेज टू 1, तो ये हो गया 7, तो ये हो गया आपका 16 into 27 into 7, दैट विल गिव यू हाउ मच, कितना आ जाएगा भाई साहब, इसको जरा मल्टीप्लाई करो फटाफट फटाफट, 27 16, 6 7 are 42, 7 1 are 7 plus 4 11 into 27, that will be 2 7s are 14, 7 1 are 7 1 8, 7 1 are 7, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 4 8 plus 4 12, 7 plus 1 8 9 10, 3024 आ रहा है क्या है, 6 7 are 42, 7 7 plus 4 11, और इसको 27 से मल्टी नहीं 7 से मल्टीप्लाई करना, सॉरी सॉरी सॉरी, 16 to 7, हाँ 27, 7 2 are 14, 7 1 7 1 8, 7 1 are 7, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 1 are 2, 4 8 plus 4 12, 7 plus 1 8 9 10, ये आ रहा है 3024, ठीक है। तो आपका हो गया ये 3024। ओके, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, देखो 336 into 54, what do you get, 6 4s are 24, 3 4s are 12, 13 14, 4 3s are 12, 113 into 6 5s are 30, 5 3s are 15, 16 17 18, 5 3s are 15, 116, ये हो गया 4 4 9 10 11, 6 plus 1 7 1 8, ये हो गया 18144, ठीक है। तो आपका 336 into 54, इसकी वैल्यू हो गई 18144, ठीक है। HCF HCF into LCM, ये कितना हो जाएगा बोलो, HCF into LCM that will be 6 into 3024, ठीक है। 3024 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, 4 6 are 24, 6 6 are 12, 13 14, 6 0 से 0, ये हो गया 1, 6 3 से 18, क्या वही आंसर आ रहा है, देखो, ठीक है, क्लियर है। ये वाला जो आंसर है और ये वाला जो आंसर है वो सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो HCF कितना है आपका 6 और LCM कितना है आपका 3024 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, दैट इज 336 into 54। क्या ये समझ में आ रहा है, ये आपने प्रूव कर दिया, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, क्लियर है, अभी क्लियर। ये आपका फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक का, और इस पे सवाल बनेंगे आपके इस चैप्टर में। दो ही आपके टॉपिक्स हैं, एक है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और आपका दूसरा क्या है, एनीबॉडी नोज, रैशनल और इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो वो वाला है, दो टॉपिक्स ही है भाई साहब आपके, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो भाई साहब इसको करते हैं 336, ये हो गया आपका भाई साहब कितना, 2 raised to 4 into 3 into 7, 54 की वैल्यू भाई साहब हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला, तो 2 into 3 क्यूब, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 2 into 3 that is 6, LCM will be how much, 2 raised to 4 into 3 raised to 3 into 7, that's 3024, ठीक है। ओके, सो LCM into HCF कितना हो जाएगा, 6 into 30244,
which is 18144, or product of two numbers 36 into this. So HCF into LCM will be product of two numbers. ठीक है? Okay. Find the HCF, find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. Prime factorization method. 17 क्या है? Is it a prime number? It is. आपको कम से कम 100 तक के प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए. क्या क्या है प्राइम नंबर्स? पहला प्राइम नंबर बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर पहला 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, 23, फिर 29, फिर 31, फिर इस तरह से आपको याद रखना चाहिए. ठीक है? ओके, चलिए 17 का भाई साहब, क्योंकि 17 आपका खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो उसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 इंटू 17. अगर आप देखोगे ये कितना होगा? 1 इंटू 23, और एक्चुअली 1 निकलेंगे, तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं कि भाई साहब ये सारे आपके, मैंने जैसे आपको बोला ना, ये सब के सब आपके क्या है? प्राइम नंबर्स हैं. ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स. ठीक है? तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? बोलो, एचसीएफ क्या होगा? दो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है? सोचकर बताना. 1. उनमें कोई कॉमन कुछ है ही नहीं भाई साहब. ठीक है? 1 के सिवा और कुछ कॉमन नहीं होगा, तो एचसीएफ विल बी 1. ठीक है? एलसीएम क्या हो जाएगा? बोलो, LCM will be 17 into 23 into 29. ठीक है? ये हो जाएगा भाई. ठीक है? इसको जो अगर करोगे, ओके, तो whatever would be the answer, this would be the LCM. Are we clear on this one, people? 17 17 to 1, 23 23 to 1, 29 to 1. तो HCF आपका कितना हो जाएगा? This will be 1. LCM will be equal to 17 into 23 into 29. We are clear on this one, people? Yeah, product of all prime factors raised to the highest power. Product of all prime factors raised to the highest powers. तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? This will be 11339. Okay. Find the LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization. ठीक है? 8 का क्या हो जाएगा? बोलो 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 बोलो. 8 का हो जाएगा 2 into 2 into 2. 9 का बोलो 3 into 3, और 5 25 का बोलो 5 into 5. ठीक है? तो HCF यहाँ पे क्या होगा? कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 है ना. कोई कॉमन फैक्टर नहीं है भाई साहब, 1. एलसीएम बोलो क्या हो जाएगा? एलसीएम विल बी 8 इंटू 9 इंटू 25, है ना. ये हो जाएगा आपका एलसीएम. कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है तो क्या करेंगे? ठीक है? ओके, जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो यहाँ पे अगर 2 क्यूब इंटू 1, 3 स्क्वायर इंटू 1, सो ऑब्वियसली एचसीएफ इज 1. ठीक है? एलसीएम भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? 2 रेज टू 3, तो ये हो गया आपका 1800. ओके ओके ओके. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. Okay, 12, 15 and 21. अरे बच्चा क्या क्या माइंड में करो ना. ये 12 कितना होगा? 12 का बोलो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. बचपन से करते आ रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 3. समझ में आ रहा है ये? ठीक है? 15 का बताइए. 3 इंटू 5. ओके, चलिए 21 का 3 इंटू 7. ओके, नाउ लुक एट दिस. ये आपका हो गया कॉमन. एनीथिंग एल्स दैट इज कॉमन? सो देयरफॉर एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 बच्चा पार्टी इज 3. ठीक है? व्हाट विल बी द एलसीएम? बच्चा पार्टी बोलना तो पड़ेगा ना भाई साहब. एलसीएम 12, 15 और 21 का कितना हो जाएगा? बोलो. इसमें अभी एलसीएम में हाईएस्ट पावर इसका कितना है? 2 स्क्वायर, है ना. ये हो गया 2 स्क्वायर. इसका 2 स्क्वायर, फिर 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3s are 12, 12 5s are 60, 60 into 7, 6 7s are 42. ये हो गया आपका 420. ठीक है? क्लियर है? अरे भी क्लियर क्लियर क्लियर. क्योंकि देखो एलसीएम में क्या है? एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट होगा उसको लेंगे और बाकी सारे फैक्टर्स. ठीक है? तो आपका भाई साहब 420 आ गया, 420 आपका नंबर आ गया. ओके, 15 ये हो गया.
और 21 भाई साहब ये तो 12 15, तो दिस विल बी 3, यहाँ पे हो गया आपका कितना 420। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूँ। ओके ओके ओके, given that HCF of 306 and 657 is equal to 9, find LCM। कैसे करेंगे? बहुत आसान है, फटाफट से एकदम सोचना है यार। देखो हाँ, तो आपको मालूम है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है कि नहीं? क्लियर है, समझ में आ रही है? जैसे अपन इसको अगर ऑर्गेनाइज तरीके से लिखें तो HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी, ठीक है, विल बी इक्वल टू ए इंटू बी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, कर लो भाई साहब। यहाँ पे HCF क्या दिया हुआ है? HCF of 306 and 657 is 9, LCM not known, LCM of कितना 306 and 657, this is not known, this is equal to A into B। what is A here? 306 and 657, making sense बच्चा पार्टी? ठीक है, A की वैल्यू कितनी होगी 306 और B की वैल्यू होगी 657। ओके, सो नाउ LCM of 306 and 657, this will be equal to 306 into 657 अपॉन भाई साहब कितना, ये 9, इस 9 को इधर ले लोगे, है कि नहीं? क्या ये समझ में आ रहा है? इफ यू ट्रांसपोज दिस, मल्टीप्लीकेशन को देखो, आपका भाई साहब एडिशन को इक्वल टू साइन के इधर लोगे तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को इक्वल टू साइन के इधर लोगे तो एडिशन, मल्टीप्लीकेशन को इस इधर लोगे तो डिवीजन, डिवीजन को इधर लोगे तो मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे क्या था आपका मल्टीप्लीकेशन, इसको इधर लोगे तो ये हो जाएगा डिवीजन। मेकिंग सेंस? ओके ओके ओके, तो यहाँ पे आप बताइए कितना हो जाएगा? 9 7 जा 63 जाएगा, हाँ इससे जाएगा ना भाई साहब, 9 7 जा 63, 5 से 3 गया 2, 9 3 जा 27, ठीक है, 306 into 73, 6 3 जा 18, 3 0 जा 0, ये 1, 3 3 जा 9, 6 7 जा 42, 0 7 जा 0, ये हो गया 4, 3 7 जा 21, 8 2 plus 1 3, 9 plus 4 13, 1 plus 1 2, ये 2 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, ठीक है, 2 2 3 3 8। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2 2 3 3 8। लेट्स लुक एट दिस, ये हो गया भाई साहब आपका, वी नो द रिलेशन HCF into LCM of this is equal to 306 into 657, so in this case LCM of this will be upon 9, so that gives you how much? 34 into 22338, ये आंसर है अपना, ठीक है। ओके ओके ओके, there is a circular path around a sports field, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, ठीक है। तो सोनिया जी भाई साहब यहां से चली और यहां पे पहुंची कितने मिनट्स में? 18 मिनट्स में, ठीक है। दिस वाज द टाइम टेकन बाय सोनिया, ओके। व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, ठीक है। इसी पाथ को कवर करने में रवि का कितना टाइम लग रहा है भाई साहब? 12 मिनट्स, ठीक है। सपोज द बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों ने सेम पॉइंट पे स्टार्ट किया है at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point? तो ये बात झपाझप घूम रहे हैं, ठीक है, सोनिया भी और रवि भी। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे अगेन मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट में कितने मिनट्स बाद ये मिलेंगे? तो इसको कैसे करना है भाई साहब? दो इनका कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है। तो जैसे अगर आपने भाई साहब 18 को किया तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, सो दैट विल बी 2 इंटू 3 का स्क्वायर। और अगर आपने भाई साहब 12 को किया तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो ये हो गया आपका 2 स्क्वायर इंटू 3। इसका HCF बच्चा पार्टी कितना आ जाएगा? व्हाट विल बी द HCF? so this will be 2 into 3, है ना, 2 into 3 that is going to be 6। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं आफ्टर, ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम। तो अगर हम भाई साहब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो ये देखो, ये आपका फील्ड है, ठीक है। सो लेट्स से सोनिया इज हियर स्टार्टिंग पॉइंट, तो सोनिया भाई साहब 18 मिनट्स ले रही है, ठीक है, 36। तो सोनिया का देखो, इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। सोनिया एक राउंड कितने में करेगी? 18 मिनट्स, दो राउंड 36 मिनट्स, तीन राउंड 54 मिनट्स, है ना। हर राउंड में उसको 18 मिनट्स लग रहा है। तो पहला राउंड 18 मिनट्स में, तो दूसरा राउंड 2 इंटू 18 मिनट्स में, तीसरा राउंड 3 इंटू 18 मिनट्स में। यही है भाई साहब 18, 36 एंड 54, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस फेलो, ठीक है। दैट मींस शी विल कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर एवरी 18 मिनट्स। तो हर 18 मिनट में वो फिर से वापस कहां पे आएगी? स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट रवि, ठीक है। रवि टेक्स 12 मिनट्स, तो पहला 12, ठीक है, दूसरा भाई साहब क्या 24,
फिर तीसरा आपका क्या 36, ये दिख रहा है 36 मिनट, वो दोनों मिल जाएंगे, बोथ विल बेसिकली, तो ये आपका एलसीएम हो गया बेसिकली, ठीक है। सो बोथ विल मीट आफ्टर 36 मिनट, ये लॉन्ग वे ऑफ कैलकुलेशन है, ठीक है, लॉन्ग वे है, लेकिन आंसर आ जाएगा इसमें भी। दैट मींस ही विल कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर एवरी 12 मिनट्स। तो 36 मिनट्स के बाद रवि 3 चक्कर मारकर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा है, और वही 36 मिनट्स के बाद सोनिया 2 चक्कर मारकर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंची है, अगर दोनों स्टार्ट कर रहे हैं सेम टाइम पे। तो आपका 36 मिनट्स दे विल बोथ मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, बाकी फिर कब होगा, जैसे अभी यहाँ का करेंगे, आप देखो तो यहाँ पे आपका, अगर हम यहाँ पे करते हैं, देखो 18 मिनट 12, 12 का कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, सो दैट्स 2 स्क्वायर इनटू 3, ओके, एंड देन वी हैव 18, तो ये हो जाएगा भाई साहब 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2, और ये हो गया भाई साहब 3, 2 3 जा 6। अगर एलसीएम निकालेंगे हम यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों में कौन बड़ा है, 2 स्क्वायर बड़ा है ना, और इन दोनों में कौन बड़ा है, 3 स्क्वायर बड़ा है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, दैट विल बी द एलसीएम, सो 4 इंटू 9, दैट इज 36, so after 36 minutes they will meet again, ठीक है। So the answer to this would be the LCM. Okay, so therefore LCM of 18 and 12 will give us the time they meet again at the starting point, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्या अप्लाई करना पड़ेगा कि आप एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, तो थोड़ा सा आप इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें, ठीक है, देन यू विल बी एबल टू रीच योर डेस्टिनेशन। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, तो ये हो गया 2 इंटू 3 स्क्वायर, ये हो गया वैसे 2 स्क्वायर, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, ये तो आप पहले से करते आ रहे हैं, बट हाउ टू एनालाइज in a problem whether you have to basically find out the HCF or LCM, that's where the entire game lies, ठीक है। ओके, तो एलसीएम आपका क्या हो गया 36, तो इन 36 मिनट्स सोनिया अराइव्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर मेकिंग 2 राउंड्स, while in 36 minutes रवि arrived at the same point after making 3 rounds, ठीक है। देखो ये वाला आप कैसे निकाल रहे हो, 18 इसका है भाई साहब, तो अगर 36 मिनट से तो कितने राउंड्स करेगी वो 2, इसका 12 है तो 36 से तो कितने राउंड्स करेगी, कितना राउंड्स करेगा वो 3, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके, hence they meet each other at the starting point after 36 minutes, okay। ये वाला नहीं है यार, तुमको लगता है। ओके, चेक वेदर 6 raised to n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। ये फिफ्थ वाला स्लाइड है ना, अपन ने फोर्थ खत्म किया ना। ओके चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मुझे बताओ यहाँ पे इस सवाल को समझिए, ठीक है। चेक वेदर 6 raised to n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। ओके, अभी इसको ऐसे समझो, अभी आप ऐसा बोल सकते हो कि यार 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 6 raised to 1 is 6, ठीक है, 6 raised to 2 is 12, 6 raised to 3 is कितना, 6 raised to 6 2 is 36, 6 raised to 3 is 216, ऐसा चलेगा भाई साहब, है ना। यहाँ पे देखो 6 raised to n है ना, n की वैल्यू भाई साहब आप लेते जाइए 0 1 2 3, अभी यहाँ पे देखो n की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो n आपका 1 से स्टार्ट होगा, तो 6 raised to 1 कितना हो गया 6, 6 raised to 2 कितना हो गया 36, 6 raised to 3 कितना हो गया 216, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे आप यहाँ पे ये बताइए कि आपका लास्ट नंबर यहाँ पे क्या होगा, 6 ही होगा, बाय डिफॉल्ट 6 होगा, ठीक है। अगर 6 raised to 4 है तो क्या होगा, 6 into 6 36, और फिर 6 into 6 36, फिर ये 6 into 6 क्या आ जाएगा 6 आएगा, तो इसका भी लास्ट में आंसर देखो 6 ही आएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल तरीके से देख रहे हैं हम। दूसरा क्या है भाई साहब आपका, देखो यहाँ पे 6 raised to n को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 raised to n ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच बच्चा पार्टी, 2 raised to n into 3 raised to n ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 2 raised to n का भाई साहब क्या आएगा, इवन नंबर, और 3 raised to n का क्या आएगा,
इवन और ऑड दोनों होंगे भाई साहब। क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको 0 दे सकता है? नहीं दे सकता, ठीक है। ओके, सो यू विल नेवर गेट अ 0, ठीक है, यू विल नेवर गेट अ 0 व्हेनेवर। तो आप इसको देखिए यहाँ पे 10, 20, 30, इसका मतलब ये है कि अगर अपन 6 रेज टू n करते हैं और n की कोई भी वैल्यू लेते हैं यहाँ पे 1, 2, 3 से लेकर इंफिनिटी तक, क्या किसी भी ऐसे वैल्यू के लिए यहाँ पे 6 रेज टू n की वैल्यू लास्ट में हमको 0 दे सकता है? दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे आपके लास्ट में जैसे 10, 20, 30 ऐसा लास्ट में 0 आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, दीज आर नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5। कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता हो वो 5 से डिविजिबल होगा, 10 से भी डिविजिबल होगा ऑब्वियसली। तो ऑल दीज आर नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5, ठीक है। इफ द नंबर 6 रेज टू n फॉर एनी n विच इज इक्वल टू नेचुरल नंबर ends with the digit 0, अगर वो डिजिट 0 से एंड कर रहा है, लॉजिकल सवाल है, then it is divisible by 5, है ना। अगर वो 0 से एंड कर रहा है, देखो 5 के टेबल में आपको क्या मिलेगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। ये जितने भी नंबर्स हैं जो 0 से एंड होते हैं वो 5 से डिविजिबल होंगे ही होंगे, दे विल बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि भाई साहब 6n से लेट्स से कोई ऐसा नंबर है जो 0 से एंड हो रहा हो तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा, ठीक है। इट विल बी डिविजिबल बाय 5, ओके। दिस मींस दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n मस्ट कंटेन द नंबर 5। मतलब अगर 6 रेज टू n को हम प्राइम फैक्टराइज में इसमें करें तो कहीं ना कहीं तो 5 होना ही चाहिए भाई साहब, है ना, तभी तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तभी तो आप ऐसा बोल सकते हैं ना कि अपॉन डिविजिबल 5 5 करेंगे तो ये कटेगा, तभी तो कटेगा ये, ठीक है। सो इट विल बी डिविजिबल बाय 5, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, बट 6n इज इक्वल टू 6 into 6 into 6 into 6 6 times, whatever how many number of times, ठीक है। that can also be written as 2 into 3 2 into 3 2 into 3 and so on and so forth, ठीक है। so it is not possible to get prime number 5। यहाँ पे आपको कहीं भी प्राइम नंबर 5 नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर प्राइम नंबर 5 नहीं मिल रहा है, ठीक है, but this is not possible because the primes in the prime factorization of 6n are 2 and 3। तो 6 रेज टू n में आपके प्राइम्स क्या हैं, 2 और 3 हैं, और कोई प्राइम नंबर है ही नहीं, 5 नहीं है। और 5 नहीं है तो वो उसका नंबर एंड नहीं हो सकता 0 से। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो 6 रेज टू n में आपके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 और 3 है, नॉट 5। और जब तक 5 नहीं होगा तब तक आपका नंबर 0 से एंड नहीं हो सकता। जब तक एक भी प्राइम फैक्टर आपका 5 ना हो तब तक आपका 0 में एंड होना असंभव है, ठीक है। Are we understanding the logic of this? Okay. By fundamental theorem of arithmetic, there are no other prime numbers except 2 and 3 in the factorization of 6n। 6n के फैक्टराइजेशन में यही दो आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, 5 नहीं है। और जब तक 5 नहीं होगा तब तक नंबर आपका जो रिजल्ट आएगा वो 0 से एंड नहीं हो सकता। इट हैज टू हैव अ प्राइम फैक्टर ऑफ 5 in order for the number to end with a result of 0, ठीक है, ओके। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 6n ends with the digit 0। क्या ये समझ में आ रहा है या रिपीट टेलीकास्ट चाहिए? तो 6n आपको प्रूव करना है 6 रेज टू n whether this is divisible by whether it is ending in 0, whether it is ending in 0। तो हमने क्या किया यहाँ पे 6 रेज टू n को क्या किया भाई साहब, 2 into 3 किया। इसको 6 रेज टू n को अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गया, 2 और 3। अगर आपको कोई भी ऐसा नंबर चाहिए जो 0 से एंड हो रहा हो उसका प्राइम फैक्टर 5 होगा ही होगा। 5 हैज टू बी अ प्राइम फैक्टर, ठीक है। जैसे 10 आप देखो, 10 में आपको 2 into 5 मिल जाएगा, है ना। 20 आप देख लो भाई साहब, 4 into 5 मिल जाएगा भाई साहब, ठीक है। अब इसको और ज्यादा ऐसे करोगे तो ऐसा होगा भाई साहब। 30 अगर आप देखोगे 2 into 3 into 5, 40, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और ये 5, ठीक है। तो आप देखोगे भाई साहब तो इसमें सब में 5 5 5 5 ऐसा लगेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं, ठीक है। ओके ओके ओके। So there is no natural number for which 6n ends with the digit 0। तो इसमें कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसमें 6n ends with 0। ओके ओके ओके। Explain why 7 into 11 into 13 plus 13, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 plus 5 are composite numbers। composite numbers किसको बोलते हैं? बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है, आराम से समझिए। क्या क्या है composite नंबर? नहीं तो क्या होते हैं वो? दो दो एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक फैक्टर तो सबका 1 हो ही गया, तो एक से ज्यादा जिसके फैक्टर्स होंगे वो वैसे प्राइम होंगे।
अभी देखो यहाँ पे एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 और 13 प्लस 13, तो 7 इंटू 11 प्लस 13 प्लस 13। अभी इसको भाई साहब मल्टीप्लाई करते मत बैठो सर, इंटू 13, इसको मल्टीप्लाई करते मत बैठो, ठीक है। आप यहाँ पे नंबर निकालोगे, फिर उसके फैक्टर्स निकालोगे, फिर प्रूव करोगे कि भाई इसके एक से ज्यादा फैक्टर्स हैं इसलिए ये प्राइम नहीं है, ठीक है। ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या करोगे भाई साहब, ये 13 है और ये 13 है, तो 13 को बाहर निकाला, 7 इंटू 11 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 13, 7 12 84, 84 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 13 इंटू 85। तो मतलब ये पूरे नंबर को अपन क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 85 लिख सकते हैं। So is it a composite number? Yes, it is. Any number which can be expressed as a multiplication of two numbers other than one is a composite number. है कि नहीं? ये आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो भी इसका रिजल्ट आएगा इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं भाई साहब। ओके, इस पे आते हैं, देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 5 को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, है ना भाई। यहां से हमने 5 को कॉमन निकाला है तो 5 बाहर आया, ठीक है। ये हो गया आपका कितना 5, और ये हो गया आपका 7 6 42, 42 इंटू भाई साहब 4 3 12, 12 2 24, तो 42 इंटू 24 कितना हो गया भाई साहब, 2 4 8, 4 4 16, 4 2 8, 4 2 8, नहीं 2 2 4, 2 2 4, 4 2 8, 8, 6 प्लस 4 10, 8 प्लस 1 9, 1 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1008 प्लस 1, सो दैट विल बी 5 इंटू 1009, ठीक है। क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है? यस, दिस इज, ठीक है। एनी नंबर्स का अगर हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं तो कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। लेट्स लुक एट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो आपका यहाँ पे देखो 13, 7 इंटू 11 हो गया भाई साहब प्लस 1, है कि नहीं। आपने यहाँ पे क्या किया भाई साहब, ये मल्टीप्लीकेशन है और ये प्लस है, ठीक है। इनमें से आपने 13 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 प्लस 1, ठीक है। सो दैट इज 13 77 प्लस 1, तो ये हो गया 13 इंटू 78, है ना, 13 इंटू 78, 13 इंटू, अभी इसको अगर आपको ये करना है 78 को अगर आप तोड़ेंगे तो 13 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये आपका क्या है, प्राइम 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 प्राइम। तो दिस नंबर इज बेसिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, हेंस इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। ये आपका भाई साहब हो गया कॉम्पोजिट नंबर। इसको भी अपन कैसे कर सकते हैं, देखो अगर अपने 5 को ले लिया, यहाँ पे 5 को ले लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। ओके, तो अभी इसको करते हैं भाई साहब, तो दिस विल बी 5 और 5 को आपने कॉमन निकाला, 7 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे हो गया आपका 1008 प्लस 1, तो ये हो गया 1009। अगेन दिस इज अ प्राइम नंबर, दिस इज अ प्राइम, तो आपके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की वजह से ये भी आपका कॉम्पोजिट नंबर हो गया, ठीक है। ओके ओके ओके, there are 156, 208 and 260 students in groups। तो आपके 156 स्टूडेंट्स किसमें हैं, ग्रुप ए में, 208 स्टूडेंट्स किसमें हैं, ग्रुप बी में, और 260 स्टूडेंट्स किसमें हैं, ग्रुप सी में। Buses are to be hired to take them for a field trip. Find minimum number of buses to be hired if the same number of students be accommodated in each bus। तो आपने भाई साहब यहाँ पे बसेस को हायर किया है, कितने बसेस हैं ये आपको निकालने हैं, तब में आपने एक कॉमन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही रखा है। इसको कैसे करेंगे, इन एवरी वन ऑफ देम यू आर बेसिकली कीपिंग अ कॉमन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कॉमन मतलब क्या हो जाएगा, एचसीएफ की एलसीएम, एचसीएफ निकालने के बाद एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ की एलसीएम, सोचिए। देखो जो भी आप निकालोगे इसमें से, तो समझो एचसीएफ आया 10, तो क्या ऐसे 10 ही लोगों को रखोगे भाई साहब, तो भाई साहब ऐसे तो बहुत सारे बस लग जाएंगे, ऐसे समझो ना, ठीक है। एलसीएम अगर निकालते हो तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो, ठीक है, वो अगर रखोगे तो उसमें बात बनेगी। देखो द नंबर ऑफ बसेस विल बी मिनिमम इफ ईच बस अकोमोडेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। भाई बस कोई पैसा पैसों का खजाना थोड़ी है,
दो दो बच्चों को लेकर जा रहे हो, ठीक है, तो आपको बस में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करना है, so that you get the minimum number of buses. Okay, so the number of buses will be minimum कब होगा, अगर each bus accommodated maximum number of students. The number of buses will be minimum if each bus accommodated maximum number of students. ठीक है, the number of students in each bus must be HCF of this and this. ये तो क्या है भाई साहब, the prime factorization of this are कितना हो जाएगा भाई साहब, 156. तो ये हो गया आपका कितना, 2 square into 3 into 13, 208 यार है भाई साहब, ओके, 2 into 4 260 भाई साहब, कितना हो गया आपका, 2 square into 5 into 13. एचसीएफ आपका कितना आ गया यहाँ पे, 2 square into 13 that is 52. इन ईच बस 52, हाँ एचसीएफ होगा, 52 स्टूडेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड. मिनिमम नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे, अगर 52 स्टूडेंट्स हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ बसेस कितने हो जाएंगे, हर एक बस में 52 स्टूडेंट्स. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, किसका सम करेंगे, ये टोटल करेंगे, इस टोटल से आप 52 को इस टोटल को 52 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, द टोटल विल बी डिवाइड, सो व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन 52, so that is going to be how much, 624 by 52, that is 18 buses. 18 number of buses will be hired if the same number of students be accommodated in each bus. क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके ओके ओके. A mason has to fit a bathroom with square marble tiles of largest possible size. Mason मतलब एक रूम होता है बेसिकली, ठीक है. The size of the bathroom is 10 feet by 8 feet. What would be the size in inches of the tile required that has to be cut, and how many such tiles are required? कितने ऐसे टाइल्स रिक्वायर होंगे. स्क्वायर मार्बल है, ध्यान देना, ठीक है, मतलब स्क्वायर मार्बल मतलब जितना आपका लेंथ होगा उतना ही ब्रेथ होगा, मतलब एल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, स्क्वायर मार्बल ऐसा स्क्वायर मार्बल है, सो व्हाट एवर इज द लेंथ दैट विल बी द ब्रेथ. आपका रूम जो है वो स्क्वायर नहीं है, वो 10 फीट बाय 8 फीट है, ठीक है, वो 10 फीट बाय 8 फीट है. करो वैसा, कैसे करोगे फटाफट बताइए. ओके, सो आपका देखो यहाँ पे 10 फीट लेंथ ऑफ द बाथरूम, ये हो गया 10 फीट, 10 इंटू 12, तो आपका 120 इंचेस. अगर आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 1 फीट की वैल्यू भाई साहब होती है 12 इंचेस की, ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आप यहाँ पे 10 फीट, ब्रेथ ऑफ द बाथरूम कितना है भाई साहब आपका 8 फीट, तो 8 इंटू 12 दैट इज 96 इंचेस. तो एरिया ऑफ द बाथरूम कितना हो गया आपका 122 इंटू 96, ठीक है. अभी 120 को अगर आप डिवाइड करते हैं किससे, एरिया ऑफ द बाथरूम कितना है भाई साहब 120 इंटू 96, ठीक है, एरिया ऑफ द बाथरूम हो गया ये. अभी इसको अपन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से इसका क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ, ठीक है. तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब कितना, दिस विल बी हाउ मच 24, ठीक है, 24. ओके, द साइड ऑफ द टाइल इज 24. अगर साइड हो गया 24 का, तो भाई साहब लेंथ कितना हो जाएगा, स्क्वायर टाइल है देखो 24 हो गया, ठीक है, तो एरिया ऑफ द टाइल भाई साहब कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर दैट इज 576, है ना. अभी यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स, टोटल एरिया ऑफ द बाथरूम अपॉन एरिया ऑफ ईच टाइल, तो ये हो गया आपका 120 by 96, 24 by 24, दैट विल बी 20 टाइल्स. आप इसको अगर 10 फीट पे रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ओके, सो इसको अगर आप देखो, यहाँ पे सवाल आपको दिया हुआ है यार, okay, a mason has to fit a bathroom, ठीक है, of largest possible. The size of the bathroom is 10 feet by 8 feet. तो आपका एरिया ऑफ द बाथरूम कितना हो गया भाई साहब आपका 10 into 8, that is 80 square feet, है ना, 80 square feet. What would be the size in inches of the tile required that has to be cut, ठीक है, and how many such tiles are required. तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 8 और 10 80 स्क्वायर फीट हो गया. एक्चुअली 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, लेकिन अगर हम उसको ना कंसिडर करें तो 8 और 10 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 और 8 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका कितना होगा बोलो, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, और इसका भाई साहब 8 दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 क्यूब, दैट इज 2 क्यूब. तो यहाँ पे 2 क्यूब है और यहाँ पे 2 है, तो एचसीएफ भाई साहब आपका कितना हो गया, एचसीएफ इज
2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपका जो टाइल होगा उसका लेंथ कितना होगा? 2x2 का। ठीक है, दैट इज बेसिकली हाउ मच? 4 स्क्वायर फीट। 4 स्क्वायर फीट। अभी आपसे पूछा है कितने सारे टाइल्स लगेंगे, तो इसका एरिया अपॉन एक टाइल का एरिया, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, ये कितना हो जाएगा बोलो? 10 इंटू 8/4। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 4 2 8, तो यहाँ पे 20 टाइल्स वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लियर है? ओके 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 ओके। यहाँ पे आपको भाई साहब 12 से मल्टीप्लाई किया है, एक्चुअली 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी तुम्हारा मतलब इसमें आपने इंचेस को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा खिंच गया है यहाँ पे 24। देखो आंसर वही आएगा, 20 टाइल्स ही आएगा। मैंने यहाँ पे आपके इंचेस में कन्वर्ट नहीं किया है, आपका आंसर वही आएगा। यहाँ पे आपको बोला नहीं है कि भाई साहब उसको इंचेस में कन्वर्ट करो। इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 12 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका लेकिन एलसीएम तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो व्हाट वुड बी द साइज इन इंचेस ऑफ द टाइल दैट हैज टू बी रिक्वायर्ड? जैसे यहाँ पे आपका साइज क्या था? 24 था, मेरा कितना साइज आया? 2। तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ जाएगा, अगर इंचेस में कन्वर्ट करना है तो हमको इंचेस में ना कन्वर्ट करके हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, वही 20 टाइल्स ही आ जाएगा, द सेम अमाउंट रिजल्ट यू वुड बी गेटिंग। ओके ओके ओके। कौन सा था अपना? 5 5 5 चल रहा था। Find the largest number that will divide 445, 572 and 699, leaving remainders 4, 5 and 6. Largest number that will divide. कैसे करना है भाई साहब इसको? अभी सोचिए। पहली बात तो आपको यहाँ पे इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो 445 और 572 एंड लीव्स रिमाइंडर्स। ठीक है, तो पहले द नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय द रिक्वायर्ड नंबर आर। ठीक है, क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब? 4। तो इसका मतलब आपको कौन कौन से नंबर चाहिए? देखो इसको ऐसे समझो, मैं अगर बोल रहा हूं कि एक नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर आ रहा है आपका 4। समझो, मैं अगर बोल रहा हूं आपको ऐसे कि लेट्स से व्हेन आई डिवाइड 15 by 2, I get a remainder of 1, है कि नहीं? 2 7 14 और 1। तो इसका मतलब कौन सा नंबर डिविजिबल होगा 2 से? क्या 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 15 2 से डिविजिबल है? नहीं है। यू आर गेटिंग अ रिमाइंडर 1। 15 को ध्यान से देखो, 15 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, आई एम गेटिंग अ रिमाइंडर 1। So if I say then which number will be divisible by 2 इस बेसिस इस डेटा पे 15 माइनस 1, तो 15 माइनस 1 कर देंगे तो 14 आएगा। इज दिस डिविजिबल बाय 2? यस। तो जो भी रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर से, डिविडेंड से अगर रिमाइंडर को माइनस कर दोगे तो आपका डिवाइजर से वो डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? डिवाइजर से वो डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबल होना मतलब जीरो रिमाइंडर छोड़ना। ठीक है, ओके। तो यहां पे आपका क्या बोला गया है? देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 455 लीविंग अ रिमाइंडर ऑफ 4। तो इसका मतलब वो नंबर जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो वो कितने नंबर से डिवाइड होगा? ये मतलब अगर हम बोलेंगे 445 को जब मैं उस नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे कितना रिमाइंडर मिल रहा है? 4। तो वो कौन सा नंबर होगा जो इससे ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए? इसको माइनस कर देंगे, तो मतलब 441 वुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय दैट नंबर। क्या ये समझ में आ रहा है? 441 विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय दैट नंबर, जस्ट एज 14 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? 445 minus 4, that is 441 will be completely divisible by that number. Okay,
572 से जब आप डिवाइड करें तो आपका कितना आ रहा है 5, तो कौन सा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा 572 माइनस 5, ये कर लो भाई साहब 7, ये हो गया 6, 567 विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय दैट नंबर, ठीक है, तो ये हो गया 570 567, अभी 699 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 6, तो 699 माइनस 6 ये कितना हो गया 693, 693 विल बी कंप्लीटली डिविजिबल, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? सो दीज आर नंबर्स which are completely divisible by the required number. Are we clear on this one? Okay, okay, okay. So the required number will be HCF of 441, 567 and 693. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि इनका जो HCF होगा वो तीनों को डिवाइड करेगा ना, तो आप बोलेंगे भाई साहब इनसे तो हमको मतलब ही नहीं है, हमको तो इनसे मतलब है। अभी इसमें अगर 4 ऐड कर दोगे तो वो रिमाइंडर 4 छोड़ेगा, इसमें 5 ऐड कर दोगे तो वो रिमाइंडर 5 छोड़ेगा, इसमें अगर आप भाई साहब 6 ऐड कर दोगे तो रिमाइंडर 6 छोड़ेगा, ठीक है, ओके। सो रिक्वायर्ड नंबर भाई साहब अभी कर लो भाई साहब, 441 का कितना हो गया, 441 को अगर हम करते हैं 4 + 4 8 होता है 19, so it is divisible by 3, ठीक है, तो 3 147 and so on and so forth, so what you will get is 3 square into 7 square, 567 का कितना आ जाएगा 3 raised to 4 into 7, 693 को अगर हम डिवाइड करते हैं so this will give you 3 square into 7 into 11, what will be the HCF? इस पूरे लाइन को देख लो, सबसे छोटा कौन है बस अब 3 स्क्वायर, इस पूरे लाइन को देख लो सबसे छोटा कौन है 7, तो 3 स्क्वायर इंटू 7 दैट्स 9 इंटू 7, ये हो गया आपका 63, है ना, 63 ये HCF। अभी यहां पे देखो 63 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 7 से, 3 7 जा 21, 6 7 जा 42, 43 44 कंप्लीटली डिविजिबल। तो अगर मैं 445 को तो 4 ऐड कर दिया, इसमें 4 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 445, अगर 445 को 63 से डिवाइड करूं यहाँ पे क्या लिखोगे 7, 441 कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है ये देखो 4, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। अभी 567 है, इसको मैं अगर 63 से डिवाइड करूं 3 9 जा 27, 6 9 जा 54, 55, 56 कंप्लीटली डिविजिबल है। इसमें अगर मैंने 5 ऐड कर दिया 5 सो व्हाट डू आई गेट 7 + 5 12, 6 + 1 7, 572 आ गया। 572 को अगर मैं 63 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी गिविंग यू 567, तो ये आ गया आपका 5, ठीक है, और यहाँ पे आपका 693 है, 693 है तो आपका 63 इंटू 63 9 7 63 ना, इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं 693 तो ये हो गया आपका 60 कितना है 63 ना, 63 1 जा 63, 9 से 3 गया 6, 63 1 जा 63, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन अगर आपने इसमें 6 ऐड कर दिया तो ये हो गया 699, 699 को डिवाइड करो किससे 63 से, तो ये हो गया आपका 63, 9 से 3 गया भाई साहब 6 और ये हो गया 9, तो ये हो गया आपका 63 और ये हो गया 6, तो 6 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं ये, ओके 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 बच्चा पार्टी। तो आपका हो गया 3 स्क्वायर इंटू 7 दैट इज 63, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 445, 572 and 699 and leaves a remainder of 4, 5 and 6 is 63. Clear है? Okay. Okay, okay, okay. Find the smallest number which when increased by 17 is exactly divisible by both. Find the smallest number which when increased by 17 is exactly divisible by both. Divisible है, किससे डिविजिबल है 520 और 468 से, मतलब क्या होना चाहिए 560 और 468 का, नहीं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा ना। देखो अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 520 और 468 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या डिविजिबल बाय बोल रहे हैं ना, तो वो तो उससे कम होगा ना, उसको कैसे डिवाइड करोगे, समझ में आ रहा है, एलसीएम को डिवाइड कर सकते हो किससे 520 और 468 से, ऐसे स्ट्राइक होना चाहिए तुमको। एलसीएम को देखो ये सवाल कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, कहां पे एचसीएफ निकालना और कहां पे एलसीएम निकालना, ये सवाल कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ही सोचो कि यार मेरे से पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468, 520 और 468 का मैं अगर एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ विल बी लेसर देन 528 और इवन 468, हाउ कैन आई डिवाइड अ लेसर नंबर देन अ ग्रेटर नंबर, ठीक है, वो डिविजिबल होगा ही नहीं, वो फ्रैक्शन ही बनाएगा, डिविजिबल नहीं होगा, तो इट हैज टू बी ग्रेटर देन दिस, और अगर ग्रेटर देन है तो उसका मतलब क्या होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, बिकॉज लीस्ट कॉमन मल्टीपल विल बी ग्रेटर देन बोथ ऑफ दीज, मल्टीपल है उसका,
समझ में आ रहा है ये? ओके, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज, पहले तो हम भाई साहब इसको विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। ओके, तो अभी हम अगर इसको 17 से इंक्रीज करते हैं तब जाकर ये डिविजिबल होता है। ठीक है, 17 से इंक्रीज करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर को 17 से इंक्रीज करेंगे तब ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इससे। तो कैसे निकालेंगे? तो 520 का भाई साहब पहले निकाल लो, कितना हो जाएगा? 226 जा 0, 213 जा, ठीक है, फिर ये सही आ रहा है भाई साहब, 265 जा ना, ठीक है, 5 13 जा 13 1 जा। चलिए भाई साहब 520 को अपन क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 13। आर वी क्लियर? ओके, लेट्स टेक 468। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 11s are 22, 2 7s are 14, 2 5s are 10, 6 2 6 5s are 10, नहीं 3 से जाएगा भाई साहब, 2 से जाएगा ही नहीं, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 9s are 27 है ना, 3 13s are 39, 13 1s are, ठीक है। Okay, so what do we have in 468 बच्चा पार्टी? 468 is 2 square into 3 square into 13, making sense? Okay, now what will be their LCM? LCM में हम बड़े को लेंगे तो यहाँ पे बड़ा कौन? 2 क्यूब, so this will be 2 क्यूब into 5 तो होना ही होना है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इन दोनों में भाई साहब बड़ा कौन? ऑब्वियसली दोनों भी सेम है तो 13 इंटू, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 8 इंटू 9 72, 72 इंटू 65, 13 5 65 होता है, ठीक है, 72 इंटू 65, तो ये हो गया 2 5 10, 7 5 35, 36 इंटू 6 2 12, 7 6 42, 43, ये हो गया 0 6 प्लस 7 8, 3 प्लस 3 6, 4680 आ गया, है ना। लेकिन ये तुम्हारा आंसर नहीं है भाई साहब, वाई इज दिस नॉट योर आंसर? तो ये 4680 जो है वो इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है, ठीक है, both the numbers are actually dividing it, smallest number by which when increased by 17, ये हमने किससे इंक्रीज किया है? 17 से, तो एक्चुअल नंबर क्या होगा? -17 कर दो, ठीक है, तो 4680 -17, 7 से 3 गया 10, 7 से 1 गया भाई साहब 6, 4663 हो जाएगा। तो if 4663 is increased by 17, it will be divisible by both 520 and 468, making sense? okay okay okay, बच्चा पार्टी क्या बोला मैंने? ओके बोला, ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 520 का कितना हो गया? 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 13, 468 का कितना हो गया? 2, तो इसका हो गया भाई साहब दिस, क्लियरली एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 4680, ठीक है। So the least number divisible by both 420 and 520 and 468, ये क्या हो जाएगा आपका? 4680, which is basically the LCM, ठीक है। Now the let the number which when increased by 17 gives the least number, तो ऐसा एक नंबर है जिसको आपने 17 से इंक्रीज किया है तब आपको ये मिला है, तो वो नंबर क्या होगा? 17 से माइनस कर दो, ठीक है, तो डिविजिबल बाय 460, तो दिस विल बी x, तो x प्लस 17, हम मैंने इतना डिटेल में नहीं किया है, x प्लस 17 इज इक्वल टू दिस, तो आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4680 माइनस 17, so that will be 466। क्या ये समझ में आ रहा है या रिपीट टेलीकास्ट चाहिए? हो गया, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। एनीबडी नीडिंग रिपीट टेलीकास्ट, लेट मी नो, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। 16/36 इज इक्वल टू 4/9 होता है, ओके, इसको अपन क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम मतलब क्या होते हैं? जिनके बीच में और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। देखो 16 है 36 है, क्या इनके बीच में कॉमन फैक्टर है ना भाई साहब? 2 तो होगा ही ना कम से कम, दोनों इवन नंबर है तो कॉमन फैक्टर कम से कम 2 तो होगा ही। अभी मैंने इसको भाई साहब डिवाइड किया किससे? 4 से, तो इसका आंसर आ गया 4 4 16, 4 9 36। अभी 4 और 9 में कोई कॉमन फैक्टर है? 4 का क्या होता है? 2 इंटू 2, और 9 का क्या होता है? 3 इंटू 3। इज देयर एनी कॉमन फैक्टर? नो, सो देयर इज नो कॉमन फैक्टर, सो दीज आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स हम उनको बोलते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, ओके। जरूरी नहीं कि वो प्राइम हो, फॉर एग्जाम्पल 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नीदर इज 4 अ प्राइम नंबर, बट 4 एंड 9 आपस में को प्राइम है, मतलब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। आर वी क्लियर? ओके, so two numbers having no common factor other than 1 are called as co-prime numbers. If a and b are co-prime numbers, then they have no common factor other than 1. So जैसे 12 और 17, क्या ये co-prime है? बिल्कुल है भाई साहब।
17 के फैक्टर्स क्या हैं? 3 और 4 और सॉरी अपना 12 के, ठीक है, 17 का 1 एंड 17, ठीक है। क्या ये आपका भाई साहब को प्राइम है भाई साहब? 21 22 3 इंटू 7 ये होगा 2 इंटू 11 को प्राइम। 33 40 33 40 3 इंटू 11 33 और यहाँ पे 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 5 40 को प्राइम है भाई, ठीक है। तो लेट p बी अ प्राइम नंबर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a, ठीक है। अगर p कोई प्राइम नंबर होता है, ठीक है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, ठीक है। एग्जांपल जैसे 2 डिवाइड्स 8 स्क्वायर, वैसे 8 स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 64। क्या वो 2 से डिविजिबल है? तो भाई साहब 8 भी 2 से डिविजिबल होगा। इफ p 2 डिवाइड्स 8 स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स 8, ठीक है। इफ 7 डिवाइड्स 35 स्क्वायर देन 7 डिवाइड्स 35, ठीक है। इफ 7 डिवाइड्स देन 7 डिवाइड्स 35, ओके। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। अभी इस प्रूफ को देख लो, बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे आपके सवाल बनेंगे। अंडर रूट 5, 5 आपका एक नॉन स्क्वायर नंबर है और मैंने आपको बोला कि भाई साहब जितने भी आपके नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं उनका जब भी आप स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करोगे तो आपको किस तरीके का डेसिमल मिलेगा? इरेशनल डेसिमल मिलेगा। मतलब कैसा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। इरेशनल का डेफिनेशन आसान है, रैशनल का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इरेशनल मींस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ओके। सो अभी हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? एक तो तरीका हो गया भाई साहब आप एक्चुअली रूट निकाल कर प्रूव करो, ये लंबा मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है? तो एक मेथड होता है जिसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन, जैसे अगर मैंने बोल दिया कि विशाल पागल है, ठीक है, तो विशाल क्या बोला? नहीं मैं नहीं हूं, है ना। हिल से नो आई एम नॉट। तो ये मेरे को क्लैश कर रहा है, नहीं नहीं तू है, अरे नहीं मैं नहीं हूं, नहीं तू है, ठीक है। अगर विशाल बोले हाँ ठीक है मैं पागल हूं, चलिए माना कि मैं पागल हूं, अभी आप मुझे प्रूव कीजिए कि मेरे अंदर कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे मैं पागल हूं। और अगर आप ये प्रूव नहीं कर सकते तो आप गलत हो गए, ठीक है। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। मुझे मालूम है कि विशाल पागल नहीं है, मैंने उसको बोला कि तुम पागल हो, उसे भी मालूम है कि वो पागल नहीं है, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया कि चलो मैं पागल हूं, ठीक है। अभी वो मेरे को बोलेगा कि देखिए एक पागल में ये लक्षण होते हैं, वो अपने आप से बात करता है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो चलते चलते गिर सकता है, किसी को भी मार सकता है, ऐसी कोई भी हरकत मैंने अभी तक नहीं की है, फिर भी आप मुझे पागल बोल रहे हो, तो प्रूव करो। तो बाई कॉन्ट्राडिक्शन, सो व्हाट इज विशाल डूइंग? ही इज सेइंग ओके you are calling me mad, I will accept that I am mad. Now prove it to me that how I am mad. So these are basically the uh, indicators of a person being mad. So help me understand if any of these indicators are there in me, ठीक है, then I will be proved as mad, ठीक है, otherwise I am not mad. तो इसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो अंडर रूट 5 इज इरेशनल, इसको प्रूव करने का लंबा तरीका क्या है कि आप स्क्वायर रूट निकालें। आपको लंबा तरीका, स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो कम से कम 5-6 डेसिमल प्लेस तक निकालना पड़ेगा, तब जाकर आप बोलेंगे कि भाई साहब इसमें कोई रिपीटेशन का पैटर्न नहीं दिख रहा है और इसमें बंद होता हुआ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये लंबा चलेगा और इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस भी हैं। तो हम अभी क्या मान लेंगे कि हम पागल हैं, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम, लेट अंडर रूट 5 बी रैशनल। तो हमने मान लिया कि भाई साहब ये क्या है? रैशनल है। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके। तो अगर कोई नंबर रैशनल होता है, आपने बचपन में पढ़ रखा है कि इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? वी कैन एक्सप्रेस इट एज p by q, where p and q is not equal to 0, ठीक है, and q is not equal to 0। चलिए भाई साहब, तो अपन क्या लिख सकते हैं? और दोनों क्या हैं? को प्राइम हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे अभी अभी आपने किया भाई साहब, क्या 16/36 किया ना, तो इसका क्या आया? 4/9। क्या 4/9 एक रैशनल नंबर है? यस, ये को प्राइम है भाई साहब, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी होगा। तो लेट अंडर रूट 5 बी रैशनल, ठीक है। तो अंडर रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं? p बाई क्यू लिख सकते हैं, वेयर वेयर p एंड q आर को प्राइम, ठीक है, वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है? अभी हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो अंडर रूट 5 का भाई साहब स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर
विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, ठीक है। अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना आएगा 5, चलिए भाई साहब 5, ये हो गया पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो आप पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। कैन यू राइट दिस, भाई इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, ठीक है। तो मुझे बताओ पी स्क्वायर में 5 है क्या, 5 दिख रहा है तुमको। अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि अगर भाई साहब 35 स्क्वायर डिविजिबल बाई 7 है तो हम बोल सकते हैं 35 इज डिविजिबल बाई 7, है ना। अभी अभी आपने देखा भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 5 क्यू स्क्वायर है, ठीक है। अभी अभी आपने देखा तो 5 क्यू स्क्वायर, तो अपन क्या बोल सकते हैं पी स्क्वायर, देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि 5 आपको एक फैक्टर दिख रहा है यहाँ पे, है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर 35 स्क्वायर डिविजिबल बाई 7 है तो इसका मतलब 35 भी 7 से डिविजिबल है। तो अगर पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर पी इज डिविजिबल बाई 5, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है। 35 स्क्वायर डिविजिबल बाई 7 है तो 35 भी डिविजिबल बाई 7 होगा, ठीक है। अगर पी स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर आया, देखो एक फैक्टर आपका 5 है तो मतलब ये वाला राइट हैंड साइड वाला जो है वो 5 से डिविजिबल है। अगर राइट हैंड साइड वाला 5 से डिविजिबल है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी 5 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, और अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 देन पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं कि अगर p भाई साहब 5 से डिविजिबल है, लेट p इज इक्वल टू 5m, हमने ऐसा लिख दिया भाई साहब, वेयर m इज एनी इंटीजर, वेयर m इज एन इंटीजर, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो वी कैन, है ना। 5 का फैक्टर है तो 5 इंटू एम, वेयर m इज एन इंटीजर, ओके। अभी अगर मैं यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करूं, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा बोलो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 m का स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है, ओके। पी स्क्वायर आपका किसके बराबर है 5 क्यू स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। तो इस पी स्क्वायर की जगह पे आप 5 क्यू स्क्वायर लिख सकते हो क्या भाई, बोलो लिख सकते भी नहीं, लिख सकते हैं भाई साहब, है कि नहीं। भाई आपने मान रखा है इसको, तो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल 25 m स्क्वायर, 5 जा तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 5 m का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है। अब बोलो भाई साहब जैसे तुमने यहां पे किया कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, वैसे यहां पे क्या आ रहा है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 m स्क्वायर। तो अभी हम तुम क्या बोल सकते हो देयरफॉर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय बाय 5, तो देयरफॉर क्यू इज डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब कि आपका p डिविजिबल बाय 5 है और q भी डिविजिबल बाय 5 है, लेकिन आपने तो मान रखा है इनको को प्राइम, तो इनका अलग से एक फैक्टर कैसे निकल रहा है, इसका मतलब आपने जो मान रखा है वो गलत है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, सो अभी हम बोलेंगे कि भाई साहब सो p and q, देयरफॉर p and q हैव अ कॉमन फैक्टर 5, बट वी अज्यूम्ड, ठीक है, वी अज्यूम्ड, हमारा अजम्पशन क्या था p and q आर को प्राइम, हमने तो भाई साहब को प्राइम मान रखा था, इसका मतलब देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। मतलब रूट अंडर रूट 5 इज रैशनल, दैट इज अ रॉन्ग अजम्पशन, so therefore under root 5 is irrational। क्या ये समझ में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉल्ड प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, हम समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। तो वी विल प्रूव दिस बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, क्योंकि अगर आप भाई साहब अंडर रूट 5 निकालने लगे तो कम से कम 6-7 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आपको डिवाइड करते रहना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये नेवर एंडिंग डेसिमल है और नॉन रिपीटिंग भी है, इसीलिए भाई साहब ये इरेशनल है, लंबा प्रोसेस है, गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसमें आपका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड देखिए, वी विल प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो लेट अस अज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, तो अंडर रूट 5 क्या हो गया भाई साहब आपका रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज a by b where a and b are co-prime integers and b is not equal to 0। co-prime मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, p by q लेना है, p by q लेना है, p by q लो, a by b लेना है, a by b लो, co-prime, ठीक है। तो रैशनल नंबर आपका a by b हो गया where a and b are co-prime। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके।
तो देयर एग्जिस्ट को प्राइम इंटीजर्स, तो अंडर रूट 5 को अपन a बाई बी लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 5 b इज इक्वल टू a, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे 5 डिवाइड्स 15, ठीक है, 5 डिवाइड्स 15, तो दैट मीन्स 5 इंटू एन इंटीजर इज इक्वल टू 15, मतलब 3 है यहाँ पे भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, है ना, 5b स्क्वायर आपका a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर के मल्टीपल में आपका a स्क्वायर का एक फैक्टर आ जाएगा 5, है ना, तो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो इसका मतलब भाई साहब 5 डिवाइड्स a, ठीक है, ये आपका भाई साहब कंक्लूजन हो गया। अभी अगर 5 डिवाइड्स a है, तो लेट a इज इक्वल टू 5c, वेयर c इज एनी इंटीजर, m लिख लो, c लिख लो, d लिख लो, जो भी लिखना है लिखो, वेयर c इज सम इंटीजर, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग बोथ साइड्स, तो आपका 5b का स्क्वायर, यहाँ पे a का स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 5c का स्क्वायर, तो 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू 25c का स्क्वायर। अभी दोनों को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, या सिंपली ऐसे कर दो भाई साहब, b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाई 5c का स्क्वायर, तो ये आपका 5c स्क्वायर हो गया, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स b। अब देख लो भाई साहब, 5 डिवाइड्स a एंड 5 डिवाइड्स b, तो इसका मतलब दोनों का एक कॉमन फैक्टर निकल रहा है, लेकिन तुमने तो मान रखा है कि ये दोनों क्या हैं, को प्राइम है, तो इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट व्हाट रिजल्ट आर यू गेटिंग, रिजल्ट आर यू गेटिंग इज बेसिकली गोइंग अगेंस्ट योर अजम्पशन, तो तुम्हारा अजम्पशन ही रॉन्ग है, ठीक है, योर अजम्पशन इटसेल्फ इज रॉन्ग। आर वी क्लियर, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर फ्रॉम 3 and 5 we get a and b both have common factor 5, this contradicts the fact that a and b are co-prime, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मतलब जो आप मान रहे हो वही गलत है, मैंने माना कि विशाल पागल है, मैं प्रूव नहीं कर पाया तो मैं गलत हो गया ना भाई, है ना, ठीक है। आई अज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, however the result that I am getting is contradicting my assumption, contradicting मतलब जो आप बोल रहे हो उससे खिलाफ जाना, ठीक है, so it is contradicting my assumption, ठीक है। so this contradicts the fact that a and b are co-prime, our assumption that under root 5 is a rational number is wrong, ठीक है, clear है भाई साहब, okay, so that is how we are, therefore under root 5 is an irrational number। चलिए वैसे अभी यही आ गया 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, कीजिए इसको।
अरे क्या कर रहे हैं? Okay, 3 under root 2 pi. Okay, we will prove this by contradiction method. Let us assume that 3 plus 2 under root 5 is a rational number. अगर हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया तो इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? a by b फॉर्मेट में. ओके, वेयर a by b आर को प्राइम. तो 3 by root 5 इज इक्वल टू a by b. तो 2 अंडर रूट, देखो अगेन वही चीज है, हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया भाई साहब? 3 plus 2 under root 5 is equal to a by b, where a and b are co-prime and b is not equal to 0. हमारा assumption हो गया ये, ठीक है. 2 अंडर रूट 5 को इधर रखा, इसको इधर ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? a by b माइनस 3, क्योंकि ये प्लस है तो उसको उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा. a by b माइनस 3. ओके, इतना समझ में आ रहा है? ओके, अभी हम दोनों, तो यहाँ पे आपका भाई साहब हो गया a माइनस 3b by b. भाई देखो a by b है, माइनस 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? b a माइनस 3b by b. भाई इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a माइनस 3b by b. तो अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा? देखो इसको इधर लेकर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा a माइनस 3b by 2b, है कि नहीं? ये हो गया अंडर रूट 5. तो अंडर रूट 5 विल बी इक्वल टू a माइनस 3b by 2b. सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं a माइनस 3b by 2b इज रैशनल. भाई a by b अगर रैशनल है, देखो ये क्या है? इंटीजर. माइनस 3 इंटू बी, दिस इज एन इंटीजर. इंटीजर माइनस इंटीजर क्या हो जाएगा? इंटीजर. और नीचे 2 एक इंटीजर और b एक इंटीजर, तो ये भी एक इंटीजर. तो ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, सो दिस इज रैशनल. अगर a बाई बी फॉर्मेट में है तो ये रैशनल हो गया, ठीक है. ओके, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? ये आपका रैशनल हो गया. इसका मतलब अंडर रूट 5 भी रैशनल होना चाहिए. लेकिन क्या अंडर रूट 5 रैशनल है? नहीं है. क्यों नहीं है भाई साहब? क्योंकि इट्स अ नॉन स्क्वायर नंबर. तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया. अगेन कॉन्ट्राडिक्शन से हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है. तो देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, a आपका क्या है? क्या मान रखा है आपने? इंटीजर. b आपने क्या मान रखा है? इंटीजर. तो a माइनस 3b क्या हो जाएगा? इंटीजर. 2b आपका क्या हो जाएगा? इंटीजर. तो a माइनस 3b इंटीजर अपॉन 2b इंटीजर. इज दिस अ रैशनल नंबर? यस इट इज. बट अंडर रूट 5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है. तो a माइनस 3b by 2b इज रैशनल. तो अंडर रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल. इसका मतलब अगर आरएचएस में सब कुछ रैशनल है तो एलएचएस में भी सब कुछ रैशनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है. तो अगर ऐसा नहीं है तो this contradicts the fact that root 5 is irrational. So our assumption that 3 plus 2 under root 5 is a rational number is wrong. So 3 plus 2 under root 5 is irrational. Are we getting this? बहुत बढ़िया भाई साहब. हाँ, always irrational, always irrational. हाँ, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते अपन, ठीक है. हमको कॉन्ट्राडिक्शन से ही प्रूव करना पड़ेगा. देखो प्रॉब्लम ये है, तुम बोल रहे हो ये रैशनल है और ये हाँ, ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है. अगर समझ लो 2 रूट 5 है, तुम अगर भाई साहब देखो, अगर एक रैशनल नंबर को एक इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी तुम्हारा भाई साहब इरैशनल ही आएगा, ठीक है. तो तुमने क्या किया? अंडर रूट 5 को a बाई बी किया, फिर वैसे किया जैसे पिछली बार वाला सवाल था, वैसे कर सकते हो, ठीक है. लेकिन तुमको बहुत सारी चीजें यूज करनी पड़ेगी और उसमें स्क्वायर वगैरह भी करना पड़ेगा. ओके, ये ज्यादा आसान पड़ेगा. तुम सोचो ना, अभी तुम इन अंडर रूट 5 को रैशनल प्रूव करने वाले हो, तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी, ये तुमने बोला. फिर तुमको लिखना पड़ेगा a एंड b आर को इंटीजर्स, को प्राइम्स, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. फिर तुम करोगे भाई साहब स्क्वायर, ये हो गया a बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर. तो आप बोलेंगे भाई साहब, तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5. तो भाई साहब a इज डिविजिबल बाई 5, तो लेट a इज इक्वल टू 5m. फिर आप करोगे भाई साहब यहाँ पे 25m का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर. यहाँ पे हो जाएगा आपका 5m का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर. फिर आप बोलोगे क्योंकि 5 इज बेसिकली डिविजिबल, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो देयरफॉर b इज डिविजिबल बाई 5. अगर a और ये लंबा है, देखो इससे ये छोटा पड़ेगा तुमको. दिस विल बी मोर इजीली एंड कन्वीनियंटली डन, ठीक है. तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 अगर a बाई बी है तो 2 अंडर रूट 5 को आप क्या लिख सकते हैं? a बाई बी माइनस 3. तो 2 अंडर रूट 5 हो गया a माइनस 3b बाई b अंडर रूट 5 a माइनस 3b बाई 2b. सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, तो a माइनस 3b बाई 2b इज रैशनल. अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है. This contradicts the fact that under root 5 is a rational number. Our assumption that 3 plus under root 2 under root 5 is a rational number is wrong. So 3 plus 2 under root 5 is irrational. ठीक है? Are we clear on this one, people? 1 plus under root 2 ये irrational है. इसको कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, तो 1 plus under root 2 फर्स्ट वही आप मान लेंगे भाई साहब, मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई अंडर रूट 2.
अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2/2। लेट अस अज्यूम दैट अंडर रूट 2/2 इज रैशनल। अंडर रूट 2/2 अगर रैशनल है, नाउ वी विल प्रूव दिस बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो अंडर रूट 2/2 को अपन क्या बोल सकते हैं, देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर a एंड b सच दैट, ठीक है, अंडर रूट 2/2 इज इक्वल टू a बाई b वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो अपन क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2a बाई b। ठीक है, तो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 2a बाई b इज रैशनल। ठीक है भाई, a और b अगर इंटीजर है, को प्राइम है, तो 2a बाई b रैशनल हो जाएगा। अगर ये रैशनल है तो अंडर रूट 2 इज ऑल्सो रैशनल, लेकिन अंडर रूट 2 रैशनल नहीं है बिकॉज इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन स्क्वायर नंबर। ठीक है, but this contradicts the fact that under root 2 is rational. So our assumption that under root 2/2 is rational, that is 1 by under root 2 is rational, is wrong. So therefore 1 by under root 2 is an irrational number. ये ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके ओके। धीरे, अरे तुम कहाँ परेशान कर रहे हो भाई साहब। चलो यहाँ पे आपको प्रूव करना है 7 अंडर रूट 5, प्रूव दैट दिस इज बेसिकली एन इरेशनल। तो क्या लिख सकते हैं बोलो यहाँ पे, अरे बोलना तो पड़ेगा ना भाई साहब। 7 अंडर रूट 5 को हमने मान लिया, लेट 7 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a बाई b वेयर a एंड b आर क्या हो जाएंगे भाई साहब, आपके को प्राइम्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a बाई 7b, है कि नहीं। नाउ इन RHS a एक आपका क्या है भाई साहब, इंटीजर है, और b आपका भाई साहब क्या है, इंटीजर है। तो a बाई 7b इज रैशनल, है ना, a बाई 7b आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, बट LHS में आपका क्या है, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 इज क्या आपका इरेशनल। तो आपका LHS और RHS भाई साहब यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, LHS और RHS, तो दिस एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन। ठीक है, so let us assume that 7 under root 5 is rational. ठीक है, so there exist co-prime integers a and b such that 7 under root 5 can be expressed as a by b। तो under root 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7b। since a and b are integers it implies that 7b is also an integer। ठीक है, तो आपका इंटीजर बाय इंटीजर, तो a by 7b is rational, it implies that under root 5 is also rational, but that's not the case, but it contradicts the fact that under root 5 is rational। our assumption that 7 under root 5 is a rational number is wrong। ठीक है, आपको इनको सबको बाय कॉन्ट्राडिक्शन ही प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज लंबा चौड़ा है भाई साहब, अंडर रूट 5 निकालो, फिर उसका भाई साहब मल्टीप्लीकेशन करो 7 के साथ, 6 प्लस अंडर रूट 2 कैसे करेंगे बताइए, वही सेम चीज है, देखो वही घिसा पिटा, 6 प्लस अंडर रूट 2, लेट लेट 6 प्लस अंडर रूट 2 बी रैशनल। पहले आप लिखेंगे लेट दिस बी रैशनल, तो देयरफॉर 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a बाई b वेयर वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, where a and b are co-primes and b is not equal to 0। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बोलो, अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाई b माइनस 6, तो दैट विल बी b, और ये हो गया a माइनस 6b इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ठीक है, अभी a आपका इंटीजर, b आपका इंटीजर, सो देयरफॉर राइट हैंड साइड भाई साहब क्या हो जाएगा, इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर आपका क्या दे देगा, एक रैशनल नंबर। so therefore right hand side is a rational number, but under root 2 is an irrational number, so our assumption is wrong, this contradicts our assumption, and hence the assumption that 6 plus under root 2 is rational is wrong। ठीक है, let us prove this by contradiction। तो आपने मान लिया a by b, a minus 6b, a and b are integers, it implies that a minus 6b is also an integer। तो integer upon integer क्या हो जाएगा भाई साहब, rational, which implies that under root 2 is rational, but this contradicts the fact that under root 2 is irrational। ठीक है, so our assumption that 6 plus under root 2 is a rational number is, it is irrational। prove that under root 2 plus under root 5 is irrational number, इसको कैसे प्रूव करेंगे,
तो आपको इसको अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। अंडर रूट 2 को आप रैशनल प्रूफ इरेशनल प्रूफ करेंगे और अंडर रूट 5 को, ठीक है। सो इसमें आपका लेट अस अज्यूम दैट इट इज अ रैशनल नंबर। सो अगर ऐसे भी करते हो, ठीक है, अंडर रूट 5 a by b स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, अभी स्क्वायर कर दिया हमने, तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, है कि नहीं। इसका कितना आ जाएगा बोलो, a प्लस b का स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 एंड 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, लिख सकते हैं, बोलो ऐसा। यहाँ पे हो गया 2 प्लस 5 प्लस 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 7 हो गया ये। 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 अंडर रूट 10 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस 7। तो देयरफॉर अंडर रूट 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर बाई b स्क्वायर, और इस 2 को इधर ले लो। ये एक इंटीजर तो इसका स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, ये एक इंटीजर तो इसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, ये भाई साहब इंटीजर तो इसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो ये सारा क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी इंटीजर अपॉन इंटीजर। इंटीजर अपॉन इंटीजर मतलब क्या हो जाएगा, रैशनल। लेकिन अंडर रूट 10 क्या है, एक नॉन स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट है, सो इट विल बी इरेशनल। सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स अवर अजम्पशन, ठीक है, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स अवर अजम्पशन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 प्लस 5 2 अंडर रूट 10 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, ठीक है। 7 प्लस 2 अंडर रूट, तो ये हो गया आपका 7, दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2b स्क्वायर। हियर अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड में, दिस इज एन रैशनल नंबर, क्योंकि आपका a रैशनल है, b रैशनल है। दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट 10 इज आल्सो अ रैशनल नंबर, बट दैट्स नॉट द केस, ठीक है। But we know that under root 10 is an irrational number, therefore there is a contradiction and our assumption is wrong. So therefore under root 2 plus under root 5 is not a rational number, under root 2 plus under root 5 is an irrational number, ठीक है। hence proved up, prove that cube root of 5 is an irrational number। इसको कैसे करेंगे भाई साहब, cube root of 5 is an irrational number, तो आप कर लो यहाँ पे। So let us assume that this is a rational number, so there exist co-prime integers a and b such that b is not equal to 0। यहाँ पे cube root of 5 is equal to a by b, cubing both sides, तो ये हो गया आपका a क्यूब बाई b क्यूब। तो ऐसा लिख सकते हैं, तो b क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, a क्यूब बाई 5, ठीक है। ओके, b क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, a क्यूब बाई 5। सो अभी आप कर लो भाई साहब, 5 डिवाइड्स a क्यूब, 5 डिवाइड्स a, देखो ना भाई साहब, इसको ऐसे कर लो। चलो यहाँ पे तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, a क्यूब इज इक्वल टू 5 b क्यूब, तो 5 इसका फैक्टर है, किसका, a क्यूब का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स a क्यूब, जैसे हमने किया था 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स a, तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स a, ठीक है। तो लेट a इज इक्वल टू 5c, वेयर c इज एन इंटीजर, वेयर c इज एनी इंटीजर, ठीक है। तो a क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 c क्यूब, है कि नहीं, ठीक है, 125 c क्यूब। ओके, अभी हम कर लो भाई साहब यहाँ पे 5 b क्यूब की जगह पे a क्यूब की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 125 c क्यूब। तो b क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 c क्यूब अपॉन 5, तो ये हो गया आपका 25। b क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 c क्यूब। आर वी क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये, तो देयरफॉर 25 25 डिवाइड्स बी क्यूब, है कि नहीं, 25 डिवाइड्स बी क्यूब, 25 का फैक्टर क्या है, 5, तो 5 डिवाइड्स बी क्यूब, देयरफॉर 5 डिवाइड्स बी, है कि नहीं, 5 डिवाइड्स बी। अभी देखो यहाँ पे 5 डिवाइड्स बी, और तुमने यहाँ पे भी निकाला 5 डिवाइड्स ए, तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। तो योर assumption that they were co-prime is wrong, hence if your assumption is wrong the entire sum is wrong, so by contradiction we can say that this is irrational, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपका a क्यूब डिवाइड, तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, लेट a इज इक्वल टू 5c आपने मान लिया, तो b क्यूब हो गया आपका 5c बाई c क्यूब, तो इसका कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो गया आपका, देयरफॉर b डिवाइड्स 5 क्यूब, b डिवाइड्स 5, 5 इज अ फैक्टर ऑफ b। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b, ठीक है। सो a एंड b आर नॉट को-प्राइम, आवर assumption is wrong, so therefore cube root of 5 is an irrational number। क्या ये समझ में आ रही है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पाठम, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर योर मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रेशियस टाइम।